कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 विशेषण। करते हैं इसकी शुरुआत। विशेषण वह शब्द है जो वाक्य में प्रयोग की गई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, तो वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए। जैसे एक बार जंगल में जानवरों की सभा हो रही थी, उसमें बड़ा हाथी, लंबी गर्दन वाला जिराफ, नन्हा खरगोश, चालाक लोमड़ी, नटखट बंदर, सफेद गाय, वफादार कुत्ता सभी उपस्थित हुए। लोमड़ी ने कहा, हमारा जंगल कितना हरा भरा और सुंदर है, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी डरावना शेर दहाड़ता हुआ आया और सभी जानवर भागने लगे। उपरोक्त पंक्तियों में जो भी रंगीन शब्द हैं, जैसे बड़ा, लंबी, नन्हा, चालाक, नटखट, सफेद, वफादार और डरावना, तो यहाँ पर जो शब्द हैं वो क्या है? इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे हाथी कैसा है? बड़ा है। गर्दन कैसी है? जिराफ की लंबी है। खरगोश कैसा है? नन्हा है। लोमड़ी कैसी है? चालाक है। बंदर कैसा है? नटखट है। गाय कैसी है? सफेद है। और कुत्ता कैसा है? वफादार। इन सब आदि संज्ञाओं की क्या बता रहे हैं? वो विशेषता बता रहा है। इन्हीं शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जानते हैं विशेषण को परिभाषा के माध्यम से। जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है वह विशेषण कहलाता है। ठीक है, विशेषण की भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्न 4 भेद होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, पहला है गुणवाचक विशेषण। किसे कहते हैं? जिन शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, दशा, अवस्था का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाग में सुंदर लड़की घूम रही है, तो बाग में कैसी लड़की घूम रही है? सुंदर। आप लाल कमीज पहनोगे, तो कैसी कमीज पहनेंगे? लाल। दूसरा है मीनाक्षी पतली है। मीनाक्षी कैसी है? पतली है। कंस दुष्ट था, तो कंस का विशेषता कैसी है? दुष्ट। अर्थात बच्चों, विशेष्य के साथ कैसी कैसी के प्रश्न की जो भी उत्तर मिलता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अन्य उदाहरण जैसे गुणदोष। गुणदोष में जैसे बुद्धिमान, कंजूस, शांत, पवित्र, बुरा, योग्य, दयालु, आलसी, बेईमान, उदार, सरल आदि। ठीक है, दूसरा है इसका रंग रूप। रंग रूप कैसा होता है? जैसे आकर्षक, चमकीला, सफेद, सुंदर, मैली, गंदी आदि। ठीक है, आगे है आकार प्रकार। आकार प्रकार जैसे चौकोर, छोटा, गोल, विशाल, आयताकार, गोलाकार, विराट आदि। ठीक है, फिर एक अवस्था। अवस्था कैसी? जैसे गरीब, कमजोर, रोगी, वृद्ध, बलवान, अमीर, बचपन आदि। उसी आधार पर स्वादगंध। स्वादगंध कैसा होता है? जैसे सुगंधित, मीठा, दुर्गंध, खट्टा, फीका, कड़वा, नमकीन, ये सब क्या है? स्वाद है। फिर है स्थान। स्थान जैसे देशी, विदेशी, ऊंचा, नीचा, पहाड़ी, मैदानी आदि। उसी के आधार पर है काल। काल जैसे प्राचीन, नवीन, दैनिक, क्षणिक, आधुनिक, आगामी आदि। स्थिति है गतिशील, अगला, स्थिर, ऊपरी, बाहरी, दावा, डोल आदि। दिशा है उत्तर, पूर्व, पश्चिमी, दक्षिणी आदि। स्पर्श है मुलायम, कठोर, कोमल, खुरदरा, मखमली आदि।
ठीक है, ध्यान दीजिए। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। दूसरा है संख्या वाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराती हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 4 चिड़िया बैठी है, तो कैसी चिड़िया बैठी है? 4। सभी बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कैसे खेल रहे हैं? तो सभी। तो यहाँ पर 4 और सभी क्या हुई? संख्या हो गई। अपन कैलकुलेशन काउंटिंग बता रहे हैं, गिनती बता रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। इन संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला है निश्चित संख्यावाचक, जैसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 केले देना, चौथी कक्षा में 40 बच्चे हैं, उसके पास 3 पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर बच्चों 2, 40, 3 पक्का विश्वास है कि 40 बच्चे हैं, 3 पुस्तकें हैं, 2 केले हैं, है ना। तो जब किसी चीज में पूर्णतः विश्वास होता है तो उसे हम कहते हैं निश्चय संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषण को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे घर में कुछ लोग आए, घर में नहीं पता कितने लोग आए, बस ये पता कुछ लोग आए। ठीक है, दूसरा है कक्षा में आज थोड़े विद्यार्थी आए हैं, हमें नहीं पता कक्षा में 2 आए हैं, 10 आए हैं, 15 आए हैं, 20 आए हैं, 40 बच्चे हैं, नहीं पता कितने आए उनमें से, बस ये पता थोड़े आए हैं, तो यहाँ पर वो अनिश्चित। उसी प्रकार दाल में कुछ नमक कुछ ज्यादा है, दाल में नमक कुछ ज्यादा है, नहीं पता कितना ज्यादा है, बस कुछ ज्यादा है। अर्थात बच्चों यहाँ पर जो कुछ थोड़े आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है जिन्हें पढ़ करके हमें नहीं पता चल पा रहा कि वो मात्रा में कितना है, तो यहाँ पर होता है अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेष प्रकट करते हैं उन्हीं परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रोहन 1 लीटर पानी रोज पीता है, कितना पीता है? 1 लीटर। दूसरा है सीमा बाजार से 4 किलो आलू लाई, कितने लाई? 4 किलो। इन वाक्यों में 1 लीटर तथा 4 किलो शब्द क्रमशः पानी और आलू संज्ञा शब्दों का परिमाण मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला पढ़ते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो चावल, 2 मीटर कपड़ा और 1 लीटर तेल। यहाँ पर क्या है? निश्चित प्रमाण है हमारे पास कि 1 लीटर ही तेल है ना। तो बच्चों इन वाक्यों में 5 किलो, 2 मीटर तथा 1 लीटर क्रमशः चावल, कपड़ा तथा तेल की निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं तथा ये शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? चलिए पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तोल का बोध नहीं करा सकते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी चावल चाहिए, नहीं पता मात्रा में कितने चाहिए, बस थोड़ी चावल चाहिए। उसी प्रकार दूध में चीनी कम डालना,
दूध में चीनी कितनी डालना, कम। ग्लास में थोड़ा पानी है। बच्चों, इन वाक्यों में थोड़े, कम शब्द का प्रयोग किया गया है। इनसे पढ़कर पता चलता है यह मात्रा निश्चित नहीं है, अर्थात यह निश्चित मात्राओं का बोध नहीं करा रहे हैं, इसलिए इन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे है संकेतवाचक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़की कहाँ जा रही है, तो कहाँ जा रही है, वह लड़की। उसे इस कुर्सी को कमरे में रख दो, किससे रख दो, उस कुर्सी को। फिर उस मेज को बाहर ले जाओ, किस मेज को ले जाओ बाहर, उस मेज को। तो यहाँ पर इन वाक्यों में वह, इस और उस शब्द क्रमशः लड़की, कुर्सी और मेज की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये शब्द संकेतवाचक विशेषण है। जैसे हम बोलते हैं ना, इस कुर्सी को, पहले तो हम इशारा करेंगे, फिर बोलेंगे इस कुर्सी को बाहर रख दो, इस लड़की को बुलाओ, यह किताब उठाओ। तो जब हम किसी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं उसे कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। आगे है परिमाण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। पहला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक से मापतोल यानी परिमाण अर्थात मात्रा का पता चलता है। जैसे थोड़ा सा दूध दे दो, इसमें थोड़ा सा शब्द दूध के परिमाण को बता रहे हैं, अतः थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा है, थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण है। आगे है संख्यावाचक विशेषण से गणना का ज्ञान होता है। जैसे मुझे कुछ लड्डू दे दो, इसमें कुछ शब्द लड्डू की गिनती का बोध करा रहे हैं, अतः कुछ संख्यावाचक विशेषण है। इसकी पहचान का आधार विशेष्य होता है। विशेष्य यदि माप तोल की वस्तु है तो विशेषण परिमाणवाचक विशेषण होता है। यदि विशेष्य गणना की वस्तु होती है तो विशेषण संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण में अंतर। इन दोनों की अंतर को जानते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे सामने एक पेड़ है, कुछ दूरी पर गाय है, माँ बेटे बातें कर रहे हैं। जानते हैं इसको कैसे पढ़ते हैं। पिता ने प्रश्न किया यह किसका है या वह किसकी है। दूसरा, कुछ दूरी पर गए तो बेटे ने उत्तर दिया यह प्रधान जी का है, और बेटे ने कहा वह रहीम चाचा का है। ठीक है, पहले प्रश्न में यह, उत्तर में यह पेड़ संज्ञा के स्थान पर आया है। दूसरे प्रश्न में बोला था कुछ दूरी पर है, तो बोला यह किसके है, तो वह प्रधान जी की है। तो जो दूरी पर होगी उसे कहेंगे वह, और जो पास में है उसे कहेंगे यह। इसी आधार पर दूसरे प्रश्न में वह और उत्तर में वह गाय संज्ञा के स्थान पर आया है, अतः यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पिता ने प्रश्न किया यह पेड़ किसका है। बेटे ने उत्तर दिया यह पेड़ प्रधान जी का है। पिता ने प्रश्न किया वह गाय किसकी है। बेटे ने उत्तर किया वह रहीम चाचा की है। प्रश्न कहा गया यह पेड़, उत्तर है यह पेड़। प्रश्न था वह गाय, तो उत्तर था वह गाय। ठीक है, यह पेड़ और वह गाय संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते, अर्थात यह वह सर्वनाम शब्द विशेषण क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, अतः इन वाक्यों के प्रयोग में यह और वह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है,
निश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम का काम करता है, और जब निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण का काम करता है तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर है प्रविशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। प्रमुख विशेषण है बहुत, अत्यंत, अति, बड़ा, बेहद, महा इत्यादि। ठीक है, आगे है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। यह बहुत सुंदर कमल है। दूसरा है लता को हल्की रंग की साड़ी पसंद है। इस पगड़ी का रंग बहुत पीला है ना। इन वाक्यों में बहुत, हल्की, क्रमशः सुंदर, पीला और हरे विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण है। ठीक है, फिर है विशेषणों की तुलना। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों तथा वस्तु की तुलना करके किसी एक को कम या अधिक अथवा अच्छा या बुरा कहा जाता है तो वहां तुलनात्मक विशेषणों का प्रयोग होता है। इसके लिए विशेषण से पहले प्राय, से, की अपेक्षा, में, की तुलना में जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। विशेषणों का प्रयोग 3 प्रकार से या 3 अवस्थाओं में भी किया जाता है। नंबर 1 है मूलावस्था, दूसरा उत्तमावस्था, तीसरा है उत्तरावस्था। पहला है मूल अवस्था किसे कहते हैं? इसमें किसी का गुण दोष सामान्य रूप से कहा जाता है, अर्थात इसमें तुलना नहीं होती है। जैसी उमा सुंदर लड़की है तो ये अपने आप में एक समर्थ है, इसकी किसी से तुलना नहीं हो रही, तो यह हो गया इसमें गुण है, गुणवाचक विशेषण अर्थात मूल अवस्था है। फिर एक गिलास में गर्म दूध है, गिलास का दूध कैसा है, गुण कैसा है, गर्म, और गर्म क्या है यहाँ पर, मूल अवस्था। दूसरा है उत्तरावस्था, तो दो प्राणियों या वस्तु में तुलना की जाती है तो एक दूसरे को अच्छा या बुरा बताते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे गुलाब सुंदरतम फूल है, तो गुलाब किससे सुंदर है, किसी दूसरे से सुंदर है ना। तो पहला वाला मतलब अच्छा नहीं है, गुलाब ज्यादा सुंदर है। दूसरा है यह एक लघुतर प्रश्न है, कितना है, मतलब ये लघुतर है, इससे अर्थात इससे बड़े भी प्रश्न है और इससे छोटे भी हैं, तो यह तो कैसा है, लघुतर है। ठीक है, इसमें विशेषण शब्दों के तत्सम रूप में तर प्रत्यय लगाकर उत्तमा अवस्था बनाई जाती है, जैसे अधिकतर, तीव्रतर और उच्चतर आदि। तीसरा है उत्तमावस्था, जब किसी वस्तु, प्राणी या स्थान को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है तो उस अवस्था को उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे दिव्या सबसे सुंदर है या रिया सुंदरतम है, गंगा सबसे पवित्र नदी है या गंगा पवित्रतम है, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है या एवरेस्ट उच्चतम चोटी है। अर्थात बच्चों इसमें जो सुंदर है वो क्या है, गुण है, लेकिन जब हमने इसमें तम जोड़ दिया तो बन गया ये उत्तमा अवस्था। ठीक है, विशेषण शब्दों की तत्सम रूप में तम प्रत्यय लगाकर उत्तमा अवस्था बनाई जाती है, जैसे सुंदरतम, पवित्रतम, उच्चतम आदि। तो मूल अवस्था तो सुंदर, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे मूल अवस्था है अधिक, यदि हम इसकी उत्तरावस्था बनाएंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, तर, क्या लगाएंगे, तर। और यदि उत्तम में क्या लगाएंगे हम, तम। ठीक है, तर लगाएंगे और उसमें लगाएंगे तम। कैसे, अधिक में तर लगाएंगे तो बनेगा अधिकतर, तम लगाएंगे तो बनेगा अधिकतम। उसी प्रकार है उच्च में तर लगाएंगे उच्चतर और तम लगाएंगे तो उच्चतम। आगे कठोर में तर लगाएंगे तो कठोरतर
और तम लगाएंगे तो कठोरतम। फिर है तीव्र, तीव्र में तर लगाएंगे तीव्रतर और तम लगाएंगे तीव्रतम। फिर है निम्न, निम्न में निम्नतर और निम्नतम। फिर है सरल, सरल का है सरलतर और है तम लगाएंगे तो सरलतम। फिर है सुंदर, सुंदर में सुंदरतर या सुंदरतम। लघु में लघुतर या लघुतम। बुरा में है उससे बुरा और उस उत्तमा में है सबसे बुरा। फिर है पुराना, सब उससे पुराना और वो है सबसे पुराना। तो यहाँ पर ये तीनों अवस्थाएं हैं। ठीक है, आगे है विशेषणों की रचना। विशेषणों की रचना, कुछ शब्द मूल रूप से में ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, गुरव, सुंदर, चतुर, मधुर, न्यून आदि। कुछ विशेषण शब्दों की रचना निम्न प्रकार से की जाती है, जैसे संज्ञा शब्दों से। संज्ञा शब्दों में हम क्या लगाएंगे? इक प्रत्यय लगाएंगे। जैसे संज्ञा है हमारे पास इतिहास, और विशेषण कैसे बनेंगे? इक लगेंगे तो शब्द बनेगा ऐतिहासिक। नीति में लगाएंगे एक तो बनेगा नैतिक, और समाज में एक लगाएंगे तो सामाजिक। संस्कृति में लगाएंगे तो सांस्कृतिक, और पक्ष में लगाएंगे तो पाक्षिक। दिन में लगाएंगे तो दैनिक, परिवार में लगाएंगे तो पारिवारिक, साहित्य में लगाएंगे तो साहित्यिक, और शरीर में लगाएंगे तो शारीरिक, वर्ष में लगाएंगे तो हम वार्षिक। ठीक है, आगे यह प्रत्यय लगाना है। जैसे पूजा में यह लगाया तो बन गया पूज्य। सखा में लगाएंगे तो सख्य। वन में लगाएंगे तो वन्य, और सभ्य में लगाएंगे तो सभ्य। ठीक है, आगे है अपमान में अब क्या लगाएंगे? इत लगाएंगे। क्या लगाएंगे इनमें? इत। अपमान में इत लगाए तो अपमानित, कुसुमित तो कुसुमित, पुष्प में पुष्पित, अनुमान में अनुमानित, नियम में नियमित, और फल में फलित। ठीक है, उसी तरह है आ प्रत्यय लगाएंगे, जैसे प्यार का प्यारा, भूख का भूखा, प्यास का प्यासा, भूल का भूला। ठीक है, फिर है ये लगाएंगे, जैसे जाति में ये लगाएंगे तो जातीय। राष्ट्र में लगाएंगे राष्ट्रीय, वर्ग में लगाएंगे तो वर्गीय, भारत में लगाएंगे तो भारतीय, स्वर्ग में लगाएंगे तो स्वर्गीय, और नर्क में लगाएंगे तो नरकीय। ठीक है, आगे ई, बड़ी ई का प्रत्यय लगाएंगे। बड़ी ई में कैसे लगाएंगे? जैसे दुख का दुखी, रोग का रोगी, सुख का सुखी, और संयम का संयमी। ठीक है, आगे एला, एला शब्द लगाएंगे। एला कैसे? विष में लगाएंगे तो विषैला, और वन में लगाएंगे तो वनैला। इम लगाना है, इम आदि में इम लगाएंगे आदिम, रक्त में लगेंगे तो रक्तिम, बंग में लगेंगे तो बंकिम, और स्वर्ण में लगाएंगे तो स्वर्णिम। फिर है इल प्रत्यय लगाना है। इल प्रत्यय लगाना है, जैसे पंग में इल लगाएंगे तो पंकिल, स्वप्न में लगाएंगे स्वप्निल। आगे है कुल में इल लगाना है, कुल में कुलीन, ग्राम में ग्रामीण। आलू में लगाएंगे आलू, कृपालु, दयालु, झगड़ालू, और श्रद्धालु। फिर लगाएंगे उक लगाएंगे, काम में उक लगाएंगे तो बनेगा शब्द बनेगा कामुक, और भाव में लगाएंगे तो बनेगा भावुक। इला लगाएंगे, खर्च में खर्चीला, दर्द में दर्दीला, गर्व में गर्वीला, और नशे में नशीला। एरा लगाएंगे, चाचा में एरा लगाएंगे तो बनेगा चचेरा, और मामा में लगाएंगे तो बनेगा ममेरा। मान लगाएंगे, श्री में मान लगाएंगे श्रीमान, और बुद्धि में लगाएंगे तो बुद्धिमान। ठीक है, उसी तरह कुछ और शब्द हैं, जैसे वान, धन में वान लगाए धनवान, शक्ति में वान लगाए तो शक्तिवान, बल में वान लगाए बलवान, दया में लगाया तो दयावान। फिर लगाएंगे वाला, जैसे दूध वाला, रिक्शा वाला, फल वाला, गाड़ी वाला। आड़ी लगाएंगे तो खिलाड़ी और पनवाड़ी। अब है सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम शब्द जोड़ेंगे, जैसे यह है, ऐसा, जो, जैसा, मम, मम, वह का वैसा, तो का तेरा, और अह का अहंकार। ठीक है, क्रिया शब्दों से बनाएंगे। क्रिया शब्दों से कैसे बनेगा? जैसे उड़ना का उड़ाऊ, पालना का पालने वाला, बेचने का बिकाऊ, कटना का कटा, लूटना का लुटेरा, भूलना का भुलक्कड़।
खाना का खाओ, पीना का पियक्कड़, भागना का भगोड़ा, टिकना का टिकाओ, कमाने का कमाओ, तैरना का तैराक। ठीक। फिर है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द है ऊपर का ऊपरी, भीतर का भीतरी, आगे का अगला, नीचे का है निचला, बाहर का बाहरी, पीछे का पिछला। फिर है विशेषण के प्रयोग में ध्यान रखने योग्य बातें। लिंग वचन और कारक के कारण अकारांत विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़कियां, सुंदर फूल, सुंदर लड़की। फिर है कमजोर, कमजोर लड़का, कमजोर लड़की, कमजोर बच्चा, कमजोर महिला, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर है अकारांत विशेषण के लिंग, वचन और कारक उसके विशेष्यों के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे नीला कमल, नीली साड़ी, नीले कपड़े, कच्चा केला, कच्ची सब्जियां और कच्चे पपीते। ठीक है। आगे इकारांत तथा उकारांत विशेषणों के लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे विदेशी वस्त्र, विदेशी वस्तुएं, विदेशी पुरुष, विदेशी महिलाएं। उसी आधार पर दयालु मनुष्य, दयालु नारियां, दयालु पुरुष, दयालु महिलाएं। नंबर 4 है जब विशेषण बहुवचन रूप में प्रयुक्त होता है तो संज्ञा बन जाता है। जैसे वीरों का सम्मान किया जाता है, विद्वानों की सर्वत्र पूजा होती है। नंबर 5 है कभी कभी कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे टीना बहुत सुंदर है, वह काफी मोटी है, इसका लेख बहुत अच्छा है ना। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। चलिए बताओ आपने क्या सीखा। तो हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक। जो सब संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, काल, स्थान आदि का बोध कराएं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम की माप तोल का बोध कराएं ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होते हैं। विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।